हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या है, किरी सुकांत से मिलने, किरी जो है वो सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी कि इतना पूरा काला क्षेत्र क्यों है, सुकांत यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है, वे उससे पूछती है। तो जो सुकांत है वो कहते हैं यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं? खनिज कोयले को। ये ऐसा उत्तर सुकांत ने दिया। तो किरी जो है वो पूछती है खनिज क्या है? तो सुकांत कहते हैं क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इन अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं कि इसमें से आटा अलग और दूध अलग और चीनी को अलग आप फील करें? क्या उनको देखें? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर ना चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो चट्टानें जो है वो कई पदार्थों से मिलकर बनी है और उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान यानी कि परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की चट्टान परपटी पर ये क्या है? सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित अपना एक रासायनिक संगठन हो, जिसकी अपनी एक रासायनिक संगठन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खनिज। मतलब है ये प्राकृतिक पदार्थ, लेकिन इसकी एक निश्चित प्रॉपर्टी होती है। तो खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि हर जगह खनिज है। वह किसी विशेष क्षेत्र में या शैल के समूहों में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, मतलब आप आसानी से वहां पर नहीं जा सकते हैं। अब आसानी से आप कहाँ नहीं जा सकते, तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने आपको दे दिया है, आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। ओके, अब ना आप एक चीज और समझ सकते हैं। जैसे कि ये आपको बता रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि आपके भोजन में जो नमक है और आपकी जो पेंसिल है ना उसमें जो ग्रेफाइट है वो भी क्या है? खनिज है। तो खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक क्या करते हैं? परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। तो वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, तो खनिज खुद ही बने हैं, प्राकृतिक रूप से बने हैं। वे अपने भौतिक गुणों, जैसे कि उनका भौतिक गुण क्या है, कि उसका कलर क्या है, उसका घनत्व डेंसिटी क्या है, कठोरता क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, या विलेयता के आधार पर हम इन्हें पहचान सकते हैं। किनको? खनिजों को। अब खनिजों के प्रकार की बात कर लेते हैं। देखो, पृथ्वी पर ना 3000 साल से भी ज्यादा से विभिन्न खनिज हैं, है ना। सॉरी, 3000 से भी ज्यादा अधिक खनिज हैं। मतलब यहाँ संख्या की बात हो रही है। अगर हम इनकी संरचना के आधार पर, मतलब इनको अगर हम बांटे, तो हम धात्विक और अधात्विक खनिजों में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। खनिज को हमने बांटा धात्विक और अधात्विक में, और वहीं धात्विक को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक है लोह और दूसरा है अलोह। वहीं आगे अगर हम देखें तो कहने क्या आप जानते हैं शैल क्या है? तो शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। मतलब जिनका संगठन जो है वो अनिश्चित है। तो खनिज अवयव के जो अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों को उससे मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल ना जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, शैल जिनसे हम खनिजों का खनन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अयस्क। अभी तक कह रहे हैं 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आपके खनिज की तरफ, जो कि खनिज में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, धात्विक और अधात्विक। तो पहले धात्विक की बात कर लेते हैं। तो धात्विक क्या है? धात्विक खनिजों में धातु ना कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर हैं, तो कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं। क्या करती हैं? ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, मतलब इसमें चमक भी होगी। जैसे कि आपका लोह अयस्क है, बॉक्साइड है, मैंगनीज है, या मतलब हम कह सकते हैं मैंगनीज अयस्क है। ये इनके कुछ उदाहरण है। किनके?
धातु के, धात्विक खनिजों के। अब आपने बात की लौह अयस्क की, बॉक्साइट की, मैंगनीज अयस्क की, ये आपने कुछ उदाहरण तो कर लिए। अब आगे हम देखते हैं कि आपके जो धात्विक खनिज है ना, ये लौह और अलोह हो सकते हैं। लौह क्या, जिसमें लोहे की मात्रा हो, तो लौह खनिज क्या है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, इनमें लोहा होता है, इनको इसलिए इनको लौह अयस्क कहते हैं। अलोह अयस्क क्या है, तो अलोह अयस्क जिसमें आपका लोहा ना हो वो अलोह अयस्क है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा और शीशा। ये सब किसके एग्जाम्पल है, अलोह धातु के। आगे चलते हैं। अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। अभी हमने किसकी बात की थी, धातु की, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अधात्विक खनिज की। अब अधात्विक क्या हो गया, जिसमें धातु नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। इन खनिजों के उदाहरण किसके, अधात्विक के। अब जैसे हम बात करते हैं खनिज ईंधन की, जैसे खनिज ईंधन कौन सा है, ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये भी क्या है, आपका जो कोयला और पेट्रोलियम है ये भी क्या है, अधात्विक खनिज है। खनिजों को हम निकालते कैसे हैं, खनन द्वारा, प्रवेदन द्वारा और आखनन द्वारा इनको निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देख लें खनिजों का निष्कर्षण कैसे है, खनन, प्रवेदन और आखनन। वहीं पर खनन जो है एक विवृत खनन होता है, एक कूपकी खनन होता है। कौन सा होता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। ओके, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो हम चलते हैं आगे। तो अब देखिए, जब आप खनन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं पृथ्वी की सतह जो है ना, इसके अंदर दबी हुई शैलों से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हम कहते हैं खनन। क्या कहते हैं, खनन। खनिज जब कम गहराई में स्थित है, मतलब पृष्ठीय स्तर को हटाकर, मतलब ऊपर की परत को आपने हटाया, पृष्ठीय स्तर को हटाया, तो आप जो खनिज निकालते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विवृत खनन। क्या कहते हैं, विवृत खनन। वहीं जब आपको गहन भेदन जैसे करना हो, जिन्हें कूपक कहते हैं, यानी कि कुएं की तरह जैसे बिल्कुल गहराई में जाना हुआ, तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं कूपक। ठीक है, और उसके थ्रू जो आप खनन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कूपकी खनन। ठीक है, क्या कहते हैं, एक तो हो गया आपका विवृत, दूसरा हो गया कूपकी। विवृत जो ऊपरी परत को हटाया मिल गया, मतलब ज्यादा आपको अंदर डीप में नहीं जाना पड़ा, और कूपकी में क्या है कि आपको काफी डीप तक जाना पड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कूपकी खनन। तो चलें आगे। जैसे आपकी प्राकृतिक गैस है, वो क्या है, धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। और जब आप प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए जो कूपों की खुदाई करते हैं, इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं प्रवेदन। क्या कहते हैं, प्रवेदन। अच्छा, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है ना, उसे कहते हैं आखनन। क्या कहते हैं, आखनन। तो आखनन, प्रवेदन, कूपक और विवृत खनन, यहां पर हमने 4 चीजें देखी। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं, आप शैल को देखकर बता सकते हैं क्या कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग कैसा होगा, जिसमें भी तांबा होगा ना उसका रंग नीला प्रतीत होगा। ओके, चलिए बात करते हैं कि खनिजों के वितरण की, कि कहां पर कैसे खनिज आपके वितरित है। तो खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, ये तो हम अभी भी पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय जो आपको याद है ना, मैग्मा जब बाहर निकला और उससे जो आपके पर्वत बने, उससे क्या कहते हैं, आग्नेय। कुछ आपके कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, है ना। कायांतरित, काया का पलट होना, जिसको कि हीट और प्रेशर की वजह से जो आपका चेंज होकर कायांतरित शैलों में बदलता है। जबकि अन्य जो है आपके कहाँ मिलते हैं, अवसादी शैलों में, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो धात्विक खनिज जो हैं वो आपको जो मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। तो धात्विक खनिज में आपको, धात्विक खनिज कहाँ मिल रहा है, आग्नेय और कायांतरित में। ओके, अब इसका जैसे हम देखें कहाँ है ये, तो आपके उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑन्टेरियो जो कनाडा में है वहां पर तांबा और निक्केल के निक्षेप है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निक्केल, क्रोमाइट और प्लेटिनम मिलता है। आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। ओके, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑन्टेरियो में तांबा, निक्केल के निक्षेप, और वहीं दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निक्केल, क्रोमाइट और प्लेटिनम हमें दिखाई देता है। ओके, आगे चलते हैं। तो हमें ये क्या बता रहे हैं कि मैदानों में और नवीन वलित, वो जो नए आपके जो वलित पर्वत है, तो उनमें क्या है, अवसादी शैल समूहों से, अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज मिलता है,
जैसे अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है कि मतलब आपको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा जैसे चूना पत्थर। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे फ्रांस के जो कॉकेशस प्रदेश हैं, कॉकेशस माउंटेन्स है ना, वैसे कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप और जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, वहीं अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अल्जीरिया, अल्जायर्स अफ्रीका में है। ओके, हाँ, यूक्रेन कहाँ है बता सकते हैं? यूक्रेन यूरोप। ठीक है, जॉर्जिया आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ये आपके रशिया के पास है ना। ओके, तो आपका कॉकेशस माउंटेन फ्रांस के पास भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी आपको कहाँ मिलते हैं? कोयला पेट्रोलियम मिलेंगे आपको अवसादी स्तर में। तो आप अवसादी में कौन से मिल रहे हैं, कायांतरित और आग्नेय में कौन से मिल रहे हैं, वो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको मैप दिया है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलेगी, जैसे लोहा, तांबा और बॉक्साइट। तो ये ना आप अपने मैप में इसे अच्छे से देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन आप अपने बुक की मैप में इसे अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं आगे। जैसे अब हम बात करते हैं हमें कहाँ पर क्या मिलेगा, तो जैसे मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में चीन और भारत के पास जो हैं वो क्या है, विशाल लौह अयस्क निक्षेप हमें मिलते हैं। ये महाद्वीप ना विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन भी करता है। ठीक है, तो लौह अयस्क और टिन। ठीक है, अब आगे चलें तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया जो है, यहाँ पर ये जो देश हैं आपके विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। जैसे चीन जो है और क्या करता है, शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। अगर हम बात करें एशिया में, तो एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में क्या क्या भरपूर मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। वहीं चलते हैं यूरोप की तरफ, तो यूरोप में विश्व के जो लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, यूरोप क्या है, अग्रणी उत्पादक है। अगर यूरोप में बात करें तो आपका रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस जो है वो लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। वहीं तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज, निकेल खनिजों के लिए जो है पूर्वी यूरोप और यूरोप के यूरोपीय जो रूस है वो वाला पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं चाहूंगी, कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, वहाँ कोई मिनरल्स नहीं मिलते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक, पश्चिमी कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से दिखाएं। ठीक है, तो जल्दी से अपना मानचित्र निकालें और इसे देखें, और फिल करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने एटलस में इनको सर्च करें। फिलहाल चलते हैं हम आगे नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका की तरफ। तो कह रहे हैं उत्तर अमेरिका में जो खनिज है ना, खनिज के जो निक्षेप हैं, ये 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पहला है आपका ग्रेट लेक के उत्तर में, ग्रेट लेक के उत्तर में यानी कि कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन जो है वो कैनेडियन शील्ड प्रदेश में, और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में, और पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप उत्तर अमेरिका देख चुके हैं तो चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ना ब्राजील जो है विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं अगर हम चिली और पेरू की बात करें तो वहां पर तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया जो है वहां पर टिन मिलता है, टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। आगे अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका के पास ना सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। अगर हम खनिज तेल की बात करें तो वो आपका वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो देख रहे हैं कितना यहाँ पर खनिज भरा पड़ा है। चलते हैं आगे, तो ये कह रहे हैं जो हरा हीरा है ना वो एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात, ठीक है, बना है। तो चलते हैं आगे। अब जब हमने देख लिया है कि प्राचीनतम शैलें तो से बनी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है प्राचीनतम शैलें, और 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं, जबकि पृथ्वी के निर्माण को कितने में, मात्र 30 करोड़ वर्ष हुए हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कितना पुराना हमारे पास सब कुछ है।
वहीं चलते हैं हम अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका भी खनिज के संसाधनों के मामले में बहुत धनी है। यहाँ जो है क्या मिलता है, हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है ये। वहीं अगर हम चलें दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और जो बॉक्साइड है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और वहीं अगर हम तेल की बात करें तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला तेल के लिए। वहीं आपको जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे मिलता है तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइड। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में क्या मिलता है, तो सोने का एक बहुत बड़ा भाग मिलता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद सोना भी है, हीरा भी है, लोहा भी है, टिन भी है और इसके साथ साथ निकल भी है, ठीक है। अग्रणी उत्पादक है। और आगे चलें तो तांबा, शीशा, जस्ता, मैंगनीज के मामले में भी ये काफ़ी संपन्न है। वहीं अगर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कॉल, गुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। किसके? सोने के, काल गुरली और कुलगाड़ी में, ठीक है। लास्ट आपका है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है, कि मतलब यहाँ पर भाई बहुत कुछ है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। वहीं अगर हम देखें तो लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। समझ रहे हैं? तो अंटार्कटिका भी देखिए कितना रिच है। अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं, पर इनका उपयोग क्या है, तो चलिए जरा वो देख लें। तो अगर मैं उपयोग की बात करूं तो यहाँ क्या बताया गया है कि खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं, जो इनका हम रत्न बना के जैसे पहनते हैं ना, तो उनके लिए तो काफ़ी कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए भी विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें तांबा की, तो तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग किस लिए होता है, तो सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। वहीं कंप्यूटर उद्योग में क्या यूज होता है, तो सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, वो यूज होता है। ओके, आगे चलें तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में इसका उपयोग होता है। किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही था ना, एल्यूमिनियम। ओके, चलिए भाई, अब जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए जरा संरक्षण देख लेते हैं। कह रहे हैं, आपको पता है अनवीकरणीय संसाधन है, कितने हजारों साल लग जाते हैं इसे बनने में, है ना, तो इसलिए अनवीकरणीय है। तो खनिज के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। जिस स्पीड से हम इसको उपयोग कर रहे हैं उससे बहुत धीरे स्पीड है कि ये बनने में जो इसको लगेगा ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि हम काफ़ी तेज़ी से इसको यूज़ किए जा रहे हैं। तो खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना भी बहुत ज़रूरी है ना। और धातुओं का पुनर्चक्रण भी एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को हम क्या कर सकते हैं, तो हम संरक्षित कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे खनिज है उसको कम प्रयोग करें, उसका पुनर्चक्रण भी करें और उसको पुनः प्रयोग करें। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, खनिज का संरक्षण कर सकते हैं। चलते हैं शक्ति संसाधन की तरफ। अब यहाँ एक बात हो रही है कि सन्नी की माँ क्या करती है ना, कि अपने दिन की शुरुआत ही वो ऐसे करती है कि सुबह उठे, गीजर का बटन दबाने से करती हैं वो अपने दिन की शुरुआत, और सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी को प्रेस कर देती हैं। इसके बाद वे उनके लिए क्या करती हैं, तो ब्लेंडर में एक ग्लास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुँचती हैं। अब ये सन्नी महाराज क्या करते हैं, तो सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया, आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए उनकी माँ पुकारती हैं। तो विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाते हैं। समझ रहे हैं, ये हुआ मिसयूज। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब जब जा रहे हैं विद्यालय के लिए तो कम से कम अपनी लाइट और पंखे तो ऑफ करें। तो माँ उन बटनों को बंद करते हुए सोचती हैं कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन
विद्युत उपकरणों, जिनको हम गैजेट कहते हैं, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। मतलब जितने लोगों को इसकी जरूरत है उससे कहीं कम है हमारे पास ये, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। देख रहे हैं झट से लाइफ कैसे, पानी गर्म किया, इस्त्री भी कर लिया, जूस भी बना लिया ब्लेंडर में, तो हर तरफ क्या है, बिजली का यूज हो रहा है ना। तो इससे क्या है, जीवन शैली काफी आसान हो गई है और काफी तेज भी हो गई है। ओके, तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर ये ना हो तो काम कैसे होगा। तो हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए, अब जब हमने ऊर्जा के संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत में अगर डिवाइड किया ही है, वर्गीकृत किया ही है, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। सबसे पहले चलते हैं परंपरागत स्रोत की तरफ। परंपरागत मतलब जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। ये क्या है, तो परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम ईंधन की बात कर लेते हैं। देखिए ईंधन क्या है, तो इसका उपयोग पकाने यानी कि खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में ना ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। किससे होती है, ईंधन से। यहां हम देखते हैं कि इन्होंने हमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बताए हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे हम खनिज तेल की अगर हम बात करते हैं, खनिज तेल को प्रयोग करने के लाभ और वहीं प्राकृतिक गैस को जो प्रयोग करें तो उसके क्या लाभ हैं और दोनों की हानि क्या है, जरा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम खनिज तेल के लाभ देखते हैं। जैसे आसानी से परिवहनीय, मतलब टैंकरों में एक जगह से दूसरी जगह खनिज तेल आसानी से ले जाया जा सकता है और पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार है ना, इसी के बेस पर है। वहीं अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये आसानी से परिवहनीय, एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू ले जाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाता और तेल से सस्ता है। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अब चलते हैं इनकी हानि की तरफ। देखिए तेल अगर अधिप्लावन होगा या गैस का रिसाव होगा तो इसके कारण क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाता है और वहीं निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो जाती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। नए ईंधनों का आप अन्वेषण कर सकते, ठीक है। तो ये इसके नुकसान है। चलते हैं ईंधन की तरफ, जो हम अभी पढ़ भी रहे थे। देखिए सूट प्राप्त है, आसानी से मिल जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ये ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो हो गया इसका फायदा। नुकसान क्या है कि इसको इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा, ये प्रदूषण फैलाता है और तीसरा, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, ग्रीन हाउस के इफेक्ट में वृद्धि करता है, ठीक है। और निर्वनीकरण है, मतलब वनों को खत्म करता है ना। तभी तो आप ईंधन प्राप्त करेंगे, जब आप वनों को काटेंगे, लकड़ियाँ तभी तो मिलेंगी आपको। बात करते हैं कोयले की। कोयले के लाभ क्या है कि देखो ये बहुत भारी मात्रा में विस्तृत रूप से आपको उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए भी ये उपयुक्त है ना। लेकिन इसकी हानि क्या है, तो हानि ये है कि प्रदूषण का स्रोत है, इससे प्रदूषण हो जाता है और इसको परिवहन यानी उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी भारी पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं जल विद्युत की, कि जल से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा क्या है, इससे प्रदूषण नहीं होता। दूसरा क्या है कि सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है ना। जल विद्युत के लिए क्या करेंगे, एक जगह पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो जहाँ पर भी आप पानी इकट्ठा करेंगे तो उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरा कि वहाँ पर आप मछली पालन कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा क्या है इसका, कि ये सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी हानि भी है क्या, कि देखिए जब आप पानी को किसी जगह पर इकट्ठा करेंगे तो वहाँ से लोग, जो वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, उनको हटाना होगा, यानी कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है। और निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है, मतलब जो किसी नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपने जल इकट्ठा किया तो उससे क्या हुआ, पूरा क्षेत्र डूब जाता है। और तीसरा कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को आप जब विस्थापित करते हैं तो उसमें बहुत खर्चा होता है, तो स्थापित करने उसमें तो खर्चा होता ही है। और दूसरा कि जहाँ पर भी जल विद्युत का जो ये आपको लगाना है ना, उत्पन्न करने के लिए सारी चीज़ें जो आपको अरेंज करते हैं, तो उसमें भी बहुत खर्चा होता है। तो स्थापित करने में भी क्या है, काफ़ी खर्चा होता है। तो ये है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के लाभ और हानि। आगे चलते हैं। यहाँ दिखाया है कि उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला, कि किस तरह से लकड़ी ऐसे ढो के ले जा रही है। तो पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ठीक है, पौधे और जानवर के ये अवशेष हैं जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर जमे रहे
और हीट और प्रेशर की वजह से, यानी कि ताप और दाब की वजह से ये जीवाश्मी ईंधन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और यही जीवाश्मी ईंधन जो है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। और ये तीनों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है क्या, तो ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार क्या होते हैं ना, सीमित है, लिमिटेड है। और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है ना, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए क्या होगा, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। बात करते हैं जैसे कोयले की। आपको पता है कि ये ऐसा जीवाश्म ईंधन है जो बहुतायत, मतलब बहुत भारी मात्रा में आपको मिलता है। और इसका उपयोग आप कैसे करते हो, तो घरेलू ईंधन के रूप में, उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में आप इसका प्रयोग करते हो। किसका, कोयले का। कोयले से जो आप प्राप्त करते हो ना विद्युत, उसको ही कहते हैं तापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा। अब ये जो कोयला है ना, जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न या दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है ना। और ये कोयला इसलिए अंतर्रहित धूप के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाता है, अंतर्हित धूप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कि विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश कौन से हैं, तो वो है आपके चीन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में अगर हम बात करें तो कोयला उत्पादन होता कहाँ है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कोयला समझ में आया होगा कि कितना उपयोगी है, कहाँ मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। चलते हैं आगे, बात करते हैं पेट्रोलियम की। देखो, आपकी जो कार चलती है ना, तो वो किससे चलती है, तेल से चलती है। और जो आपकी साइकिल को चरमराते से रोकता है, मतलब साइकिल में जो आप तेल यूज करते हैं उसको ग्रीसिंग वगैरह करने के लिए, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है। और उसी गाढ़े काले द्रव को हम क्या कहते हैं, हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। ये जो शैल है ना, उनके मध्य पाया जाता है। और इसका वेधन कैसे करते हैं, अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। ठीक है, तटीय या अपतटीय। तदुपरांत इसे क्या करते हैं, तो परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद, अब उसी काले द्रव से क्या क्या निकलता है, तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये जो पेट्रोलियम है ना, और इससे बने उत्पादों को हम कहते क्या है, तो इससे काला सोना कहा जाता है। और ये जो पेट्रोलियम शब्द है, ये किसका है, तो लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा यानी कि शेल से बना है। और ओलियम का मतलब क्या है, ओलियम का मतलब है तेल, इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है, शेल तेल। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमने ये तो कह दिया कि ये काला सोना है। क्यों कहते हैं काला सोना, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान है, महंगा है। और पेट्रोलियम के उत्पादक कौन है, तो मेन जो उत्पादक है, मुख्य जो उत्पादक है, वो है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। और अगर आगे देखें तो इसके अलावा और कौन है जो इसको तेल के उत्पादक हैं, तो वो हैं आपके यूएसए, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में मुख्य उत्पादक कौन है, तो वो है असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा। ओके, तो हम चलते हैं कोयले के बाद प्राकृतिक गैस की तरफ। प्राकृतिक गैस का मतलब क्या है, प्राकृतिक गैस में हम देखेंगे कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, इसीलिए हितैषी है। तो जो प्राकृतिक गैस है ना, ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जहां पे आपके पेट्रोलियम के निक्षेप होंगे, उन्हीं के साथ आपकी प्राकृतिक गैस भी होती है। और वो क्या होता है, निर्मुक्त होती है। और जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, तो इसका प्रयोग हम घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में कर सकते हैं। तो मतलब करते भी हैं। तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड जो हैं, ये क्या है, तो ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन कौन, रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। वहीं विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने भंडार हैं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया इस मामले में भी लकी है। आगे अगर देखें तो हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से ना इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाली जो विषैले प्रदूषक जो निकलते हैं, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है।
ये जो जीवाश्मी ईंधन है ना, इनको अनियंत्रित जलना, मतलब इनको जो आप अनियंत्रित मतलब बिना किसी नियंत्रण के जला रहे हैं या बिना किसी नियंत्रण के टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः क्या होगी, सूख जाएगी। इससे होगा क्या, तो इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि क्या है कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। ठीक है, तो इसीलिए हम गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। चलते हैं जल विद्युत की तरफ। देखिए होता क्या है कि बांधों में वर्षा जल और नदी जल जो ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं बांधों में करते हैं एग्जैक्टली, जो पानी बारिश का पानी है, जो नदी का पानी है, ऊपर से नीचे ऐसे करके गिराया जाता है। तो बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल, बांध के अंदर से भी पाइप के द्वारा आपका जल जो है बहते हुए कहाँ जाता है, बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दें, पहले क्या हुआ, पानी जमा किया गया बांधों में, फिर उसके ऊपर ऊंचाई से नीचे गिराया गया, जिससे कि आपका क्या वो टरबाइन चला, और जैसे ही उसके ब्लेड घूमते हैं तो उससे क्या होता है, जनरेटर चलता है और उससे ही विद्युत बनती है। तो ये जल क्या, ये जो आपने इस तरह से विद्युत बनाई उसे क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विद्युत। विद्युत उत्पन्न करने के बाद ना जो जल बहता है उसका उपयोग फिर क्या हम किस में करते हैं, तो कृषि के लिए करते हैं। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, पूरी जो विश्व की ऊर्जा है उसका 1/4 हिस्सा जो है यही जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन इनको उत्पन्न करता है। तो विश्व में अगर हम बात करें तो जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक जो हैं वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। ठीक है, और अगर हम भारत में देखें तो जैसे आपका भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वहाँ पर इस तरह से जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था, वो था नॉर्वे। यहाँ पानी इकट्ठा किया, इस तरह से गया, टरबाइन में जाएगा और इस तरह से फिर वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ ये सरल जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ पर है, वो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। चलते हैं आगे और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ देखते हैं। तो देखिए जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से हुआ क्या है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा ना, तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा और क्या होगा, तो इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए हम गैर परंपरागत, मतलब जिनका पहले से उपयोग नहीं हो रहा है स्रोत, जैसे अभी इसमें है क्या जिनको हम पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, कि मतलब बार बार इनको पैदा किया जा सकता है, कि उपयोग की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। विश्व का जो पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा है वो कहाँ पर है, तो वो है स्कॉटलैंड में। कहाँ है, स्कॉटलैंड में। अब जब हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है सौर ऊर्जा। क्या आता है, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरण। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ना, इससे जो ऊर्जा मिलती है वो हम हर दिन महसूस करते हैं, है ना। सूर्य से जो आपको सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना, उससे आप सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें से कई सेलों का सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। क्या किया आपने, सबसे पहले सौर ऊर्जा को सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया, और फिर उन सौर सेलों को क्या किया, सौर पैनलों में से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा। ठीक है, तो धूप की प्रचुरता वाले जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं, सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदायों को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी किया जाता है। ये देख रहे हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल आजकल तो लोग छतों पर भी लगा रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब क्योंकि हम गैर परंपरागत स्रोतों की बात कर रहे हैं तो चलिए ज़रा इनके लाभ और हानि देख लेते हैं। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि हमने सौर ऊर्जा की बात की, तो उसका लाभ क्या है, सबसे पहले असमाप्य है, कभी खत्म नहीं होगा। सूर्य जब तक है तब तक वो रहेगा, तो यानी कि अनंत काल तक रहेगा। प्रदूषण मुक्त होता है ये। हानि क्या है कि बहुत खर्चीला होता है, इसका जो पैनल लगाना ना काफ़ी महंगा पड़ता है, और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है, क्योंकि हर जगह फैल रहा है तो वो लगता है कि ऊर्जा बर्बाद हो रही है। वहीं अगर हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, जो ज्वार से उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या है, एक तो ये प्रदूषण मुक्त है और दूसरा क्या है, असमाप्य, कभी खत्म नहीं होगी ज्वारीय ऊर्जा। वहीं इसकी हानि क्या है कि वन्य जीव आवास का नष्ट हो जाती है और दोहन में भी ये काफ़ी कठिन है। चलते हैं पवन ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए पवन ऊर्जा भी क्या है,
जो आपको हवा से ऊर्जा मिल रही है, प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद ना विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, एक बार लेकिन स्थापित करना महंगा होता है। वही सुरक्षित और साफ है। अब इसकी हानि देख लेते हैं कि ये जो पवन ऊर्जा है ना, ये एक तो बहुत शोर ध्वनि प्रदूषण बहुत करती है, और पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत महंगा है। और जहाँ पर भी ये लगते हैं ना, वहाँ पर रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है। और इसके बाद ना एक और ड्रॉबैक है इसका, वो क्या कि पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक है पवन ऊर्जा के लिए जो हम पैनल्स लगाते हैं। ओके, बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा के लाभ क्या हैं? ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। वहीं हानि क्या है कि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करते हैं ये, और बहुत ही खर्चीला है। इसके बाद अगर चलें बायोगैस की तरफ, तो इसको लगाना में कब लागत लगती है, उपयोग में भी आसान है। जैव का जो व्यर्थ का उपयोग है ना, और बायोगैस का उत्पादन करता है। जैव व्यर्थ का उपयोग, बायोगैस का उत्पादन, ठीक है। हानि क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का कारण, हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से क्या होगा? जो भू के अंदर जो तापीय ऊर्जा उसका यूज करना, तो स्वच्छ होगा, पर्यावरण हितैषी होगा और हर समय उपलब्ध होती है। हानि क्या है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण ना विद्युत वहन खर्चीला हो जाता है, क्योंकि शहरों से काफ़ी दूर होता है। अब जब हम इन सबकी लाभ और हानि देख चुके हैं, तो चलते हैं पवन ऊर्जा की तरफ। ये हम एक बार इनको पढ़ भी लेते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा आपको पता है हवा से जो आपको ऊर्जा मिल रही है वो क्या है? असमाप्य है, कभी खत्म नहीं होगी। तो पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए करते हैं और जल निकालने के लिए चीरकाल से चला आ रहा है, ठीक है। मतलब बहुत प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं क्या करती हैं? पवन चक्की को घुमाती हैं, और जो इस तरह से ये पवन चक्की चलती है उससे क्या होता है? तो उससे विद्युत उत्पन्न होता है, और विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से ये जुड़ी होती हैं। जब पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं ना, वहां स्थित है। अब अगर हम बात करें कि ये पवन फार्म नीदरलैंड, मतलब कहाँ कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। और जो पवन ऊर्जा है वो उत्पादन में उल्लेखनीय है। बात करते हैं आपके परमाणु ऊर्जा की। देखिए, परमाणु ऊर्जा का क्या है, लेकिन पहले सौर कुकर देख लें। क्या है कि कार की एक पुरानी ट्यूब ले और उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रख दो। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दो और उसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिला दें। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में आप रख दो। अब शीशे का एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रख दो और इसे धूप में खड़ा कर दो, ठीक है। फिर क्या करो कि शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ पाएगी और ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और ये बाहर निकल भी नहीं पाती। तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है और इसमें जो चावल आपने रखा है ना, वो समय के साथ पक जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका सोलर कुकर काम करता है। अब हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा की। किसकी? परमाणु ऊर्जा की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि परमाणु ऊर्जा ना प्राकृतिक तौर से प्राप्त है और रेडियो सक्रिय पदार्थ है। मतलब प्राकृतिक तौर पर जो आपको रेडियो सक्रिय पदार्थ जो मिलता है ना, वो उसी से आपको परमाणु ऊर्जा मिलती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये पदार्थ कहाँ है? तो ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन है? तो अब उन देशों की बात कर लेते हैं। तो उनमें आया, सबसे पहले आता है यूएसए एंड देन यूरोप। अगर हम भारत में बात करें तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। वहीं अगर हम थोरियम की बात करें तो वो हमें कहाँ मिलता है? केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और अगर भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में हम देखें तो क्या परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा तथा कर्नाटक में कैगा में स्थित है। क्या? परमाणु ऊर्जा के केंद्र। तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा और के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा, ठीक है। तो ये है आपके परमाणु ऊर्जा के केंद्र। बात करते हैं भूतापीय, भूमि के अंदर जो ताप है उसकी ऊर्जा की। तो देखो, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है ना, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती रहती है। कभी कभी ये तापमान जो है ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अब आप जब इसका शक्ति उत्पादन में यूज कर रहे हैं तो वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के
रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम विश्व में बात करें तो यूएसए जो है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। और इसके बाद अगर किसका नंबर आता है तो न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका का आता है। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया की बात तो करेंगे ही, तो भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र जो है आपको हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मणिकरण और यहाँ आप देख सकते हो भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। ओके, यह भूतापीय ऊर्जा यहाँ से ली, ये इस तरह से टरबाइन चला, इससे कुएं से जल और ये जनरेटर चल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा देखो भाई, ज्वार से उत्पन्न जो ऊर्जा है ना उसे हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन हम कैसे करते हैं तो समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से करते हैं। ठीक है, और क्या होता है उच्च ज्वार के टाइम पर, उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारें मिलके क्षेत्र। ठीक है, रूस, फ्रांस और भारत के, ये देख रहे हैं आप, उच्च ज्वार आएगा तो ये ऐसे करके यहाँ पे आएगा, ये निम्न ज्वार के टाइम पर आएगा, जनरेटर टरबाइन ऐसे कर चलेगा और आपकी ऊर्जा प्राप्त करेगा। ओके, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ पर था तो वो था आपके फ्रांस में बनाया गया था। अब हम बात करते हैं बायोगैस की। किसकी? बायोगैस की। ये तो बहुत पुराने टाइम से गांव वगैरह में यूज होता है। तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को हम क्या करते हैं गैसीय ईंधन में बदलते हैं, या इनको बदला जा सकता है, इसी को कहते हैं बायोगैस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बायोगैस। अब जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते रहते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से फिर क्या, जब ये अपघटित होते हैं तो क्या छोड़ते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। ठीक है, बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। आप मतलब इसे इजीली अच्छे से खाना पका सकते हो, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हो। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी किया जाता है। वो जो उसमें बैक्टीरिया से जो वो जैविक अपशिष्ट को करते हैं ना, तो उसके बाद जो निकलता है तो वो क्या है, खाद में बनती है। ये रहा आपका गैस टैंक, यहाँ से गैस निकलेगी। ठीक है, यहाँ से आपका खाद बाहर आ रहा है। ठीक है, ओके। ऊर्जा जो है ना सर्वव्यापी है, आपको पता है ऊर्जा तो हर जगह है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। आपने देखा आपके भूतापीयन के भूमि के अंदर भी है, आपके पास जो अपशिष्ट है उसमें भी है, पानी में भी है ना। तो हर जगह से हम देख रहे हैं, आपके थोरियम में है, यूरेनियम में है, हम हर जगह देख रहे हैं कि यहाँ भी ऊर्जा है। और अगर देखें तो और कहाँ थी, हवा में भी है, सौर ऊर्जा भी है। तो आप देख रहे हो ऊर्जा तो हर जगह है, लेकिन इसको निकालना काफ़ी कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है ना, ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है, कि मतलब अगर हम सिर्फ उसे वेस्ट भी ना करें ना, तो भी हम एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है। ये लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप अगर किसी चीज़ को वेस्ट में नहीं कर रहे ना, तो भी आप उसके उत्पादन में मदद करते हैं। तो अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि खनिज कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे हैं, संसाधन आपके पास कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर है, शक्ति संसाधन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है ना, तो मैं चाहूँगी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दें। और मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे नालंदा IAS एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे नालंदा IAS एकेडमी के इंस्टीट्यूट को संपर्क करें। नंबर जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे सबसे इजी नंबर जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। 889891917888। मुझे नहीं लगता इससे इजी नंबर कुछ हो सकता है, आप इस पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।